नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं जैव प्रक्रम का। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जैव प्रक्रम में कई सारे चैप्टर हैं, सब टॉपिक को एक साथ मिला दिया गया है। क्या है? टॉपिक को एक साथ मिला दिया गया है। जैव प्रक्रम जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के अनुरक्षण के लिए कार्य किया जाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। और दूसरा होता है श्वसन। और तीसरा क्या होता है? परिवहन। और चौथा क्या होता है? उत्सर्जन। चौथा क्या होता है? उत्सर्जन। और पांचवा क्या होता है? जनन भी। लेकिन क्या है ना कि जनन का एक अलग ही चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये जानना है कि जैव प्रक्रम में पोषण जो है, ये पोषण होता क्या है, पोषण क्या है ना? पोषण क्या है? यह एक प्रक्रिया है, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करती है? उपयोग करती है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका क्या करती है? उपयोग करती है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, आप ही लोग हैं, तो आप क्या करते हैं? कोई भी भोजन के रूप में कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ना जी। तो कोई भी भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ जब आप ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है? ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करती है। तो जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करे? उपयोग करे। अब ये उपयोग किस प्रकार से होता है ये भी समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई टूट फूट की घटनाएं होती है। जैसे कहेंगे टूट फूट की क्या घटनाएं होती है? मान लीजिए कहीं कट गया है ना, छोटा फोटा कट जाता है ना, तो जब कट जाता है तो कभी कभी देखिएगा वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। कारण क्या है? क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी है, वह क्या करता है? उसको धीरे धीरे है ना कंप्लीटली रूप से भर देता है। अब कहेंगे कैसे? हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो उसके अंदर जितने पोषक तत्व हैं हमारा शरीर उसका क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर की टूट फूट घटनाओं को सुरक्षित करने का काम करते हैं, है ना, उसको जो है ना सुधारने का काम करते हैं। देखिएगा कहीं कहीं कट जाएगा ना, थोड़ी देर दाबिएगा तो ब्लड बंद हो जाता है, होता है नहीं? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अब देखिएगा कुछ दिन तक वो दाग रहेगा, फिर धीरे धीरे घाव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाता है ना? तो हमें उस चीज से बचाने का काम करता है। तो पोषण यही है आपका, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करती है? उपयोग करती है। क्या कहलाते हैं? नहीं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पोषण होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पोषण होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ, स्वपोषण और दूसरा स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषण। अब आपका प्रश्न होगा सर ये क्या है? पोषण तो समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों क्या है? मान लीजिए पिताजी एक और दूगो बेटा जी, है ना। अब स्वपोषण क्या है? परपोषण क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं पोषण की वह विधि स्व मने अपना। क्या? स्व मने अपना। पोषण तो अभी बताएं, जो खुद का स्वयं पोषण कर ले वह स्वपोषण। अर्थात पोषण की वह विधि या वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेती है या स्वयं संश्लेषित कर लेती है, वह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। अब कहेंगे सर बताइए कि अपना भोजन कौन बनाता है? सभी हरे पौधे। सूखा हुआ पेड़ नहीं है ना बनाएगा जी। जितना भी हरा पौधा है ना, सभी हरे पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है? परपोषण। क्या होता है? क्या होता है? परपोषण। परपोषण में क्या होता है? जल्दी बताइए। वह जीव, पर मने दूसरा, देखिएगा पर मने दूसरा, अपोषण जो दूसरे पर आधारित हो पोषण के लिए, है ना। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव पर डिपेंड करता है। क्या करता है? किसके लिए? पोषण के लिए। यानी वह जीव या वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव है ना किसी दूसरे पदार्थ पर आश्रित होता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। कोई परेशानी?
अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जीव होते हैं जिसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं और परपोषी जीव कहते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना ले वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। जो भोजन बनाएगा ओकरो नाम कुछ ना कुछ होना ना चाहिए, ओकर नाम स्वपोषी जीव है। और जो दूसरे पर आधारित होता है वैसे जीव को क्या बोलते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परपोषी। तो परपोषण समझ में आ गया, स्वपोषण भी समझ में आ गया। अब देखिएगा, ई भाई साहब का खानदान समाप्त हो गया यहीं पे, लेकिन इसका वंशज चलेगा। ई बबुआ 3 प्रकार के, कितने प्रकार के है ना? अब 3 प्रकार में पहला होता है मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी। दूसर का परजीवी। क्या होता है? तीसर का क्या होता है? प्राणी संपोषण। क्या होता है? क्या होता है? प्राणी संपोषण। ठीक है, तो मृत जीवी में क्या होता है बताइएगा, कोई बता सकता है? एकदम इजी है। मृत जीवी पोषण की वह विधि होती है जो जिसमें कोई जीव है ना, मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। जो जीव मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करे, इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। एकदम इजी है ना। मृत जीवी पोषण में क्या है, जैसे गोबर छत्ता समझ रहे हैं, जिसे मशरूम कहते हैं। आजकल स्टाइलिश नाम है ना, मशरूम। कहां से आया? कहां से आया? मृत पदार्थ से जन्म लेने वाला। जैसे आप देखिएगा, ये मशरूम कहाँ होता है? आप लोग के गांव घर के है ना, नलुआ का जेकर घर होगा ना, पुआल वाला, जब पुआल सड़ जाता है ना तब ही पैदा होता है। जब सड़ जाए तब ये जन्म लेता है। ठीक है, जब सड़ जाए तब जन्म लेता है। ठीक है, हाँ, आज तो कल तो एक खेती किया जाता है, मशरूम की खेती है ना जी। पूरा कुट्टी जैसा काट देगा, उसके बाद उसमें मशरूम के बीज को मिला दिया जाता है और उसको बांध के छोड़ देगा, उससे निकल जाएगा मशरूम, है ना। अंधेरा कमरा में रख दिया जाता है, समझे। तो मशरूम ऐसे ही होता है, उसी को हम गोबर छत्ता कहते हैं। और क्या? कवक, बैक्टीरिया। अरे बांस देखे ना, बांस जब पानी में सड़ जाएगा तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का जम जाता है ना, कौन चीज है? वह तो कवक। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। जैसे कोई जानवर का शरीर मर जाता है, मतलब कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर क्या होते हैं? गलने लगते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। क्या है? विटामिन नहीं है भाई, है ना। विटामिन नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक ना। चलिए, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं? दूसरा होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी, यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में आकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर। याद रखिएगा, अस्थाई या फिर अस्थाई रूप से रहकर। ठीक है, तो अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके जो जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। आप लोग ऐसा कोई बता सकते हैं कि वैसा कोई जीव है जो दूसरे जीव के संपर्क में कुछ समय के लिए रहा, अब भोजन खाया और निकल गया, है ना? है? कह है? देखिएगा, आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, एकदम मस्त एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। मान लीजिए परजीवी में क्या होता है? देखो, तो आदत बहुत खराब है, भगा देंगे हम क्लास से। ठीक है, समझ लो पहले। परजीवी में क्या है? मान लीजिए आपसे एक इंसान के साथ गहरी मित्रता है, क्या है? गहरी दोस्ती है ना। गहरी दोस्ती होने के बाद आप तो दोस्त हैं तो दोस्ती में साथ रहेंगे, लेकिन कुछ समय वक्त बिताने के बाद आप उसे क्या कर दिए? छोड़ के चल गए। तो जब छोड़ के चल जाते हैं ना तो आप अस्थाई रूप से रहे क्या? नहीं ना। अस्थाई या अस्थाई रूप से अपना काम निकालने तक आप उनके साथ थे, आपका काम निकल गया तो आप जाओ, कहीं जाना, हमको उससे क्या मतलब है ना जी। तो अस्थाई या अस्थाई रूप से इनके संपर्क में रह करके आपने क्या प्राप्त किया? भोजन प्राप्त किया। इसी प्रकार के पोषण को हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए किसी से आपको कुछ लेना है तो क्या करते हैं? पहले दोस्ती बड़ा बढ़िया खतरनाक निभाते हैं ना जी। और जब काम ले लिए ना तो अब तुम जहां जाओ, कोई मतलब नहीं है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो यही हो गया आपका परजीवी। तो इसी प्रकार के कुछ जानवर भी होते हैं, जैसे मच्छर। क्या होते हैं? मच्छर आया, काटा, गया, काम निकल गया ना उसका जी, पेट भर गया, आप जाओ कहां जाना है। ठीक है, तो क्या है कि जब मच्छर काट लेता है
तो मच्छर अस्थायी रूप से रहता है नहीं, काटा निकल गया। सांप भी, चलो अच्छा ठीक है। तो देखिएगा जू, माथा में जो जू होता है, हाँ, तो जो जू होता है, जू रहेगा कुछ ज्यादा समय के लिए रहता है नहीं रहता है ना। आपके शरीर से उसने भोजन प्राप्त किया, बाकी चल दिया, है कि नहीं। आपके शरीर से जैसे जोंक होता है, जोंक लटक जाके देखिए ज्यादा समय तक लटकल रहता है नहीं, खून पिया पेट भरा निकला। तो यही सब परजीवी होता है, जो दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर के अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण की विधि को क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें लिख लीजिए ना, मच्छर, एकदम सिंपल, बहुत मस्त एग्जांपल है मच्छर, है ना। मच्छर, जू, जोंक इत्यादि कर देते हैं, इटीसी, कोई दिक्कत। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि होती है जिसमें कोई जीव ठोस या तरल रूप में, है ना, ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा। तो आप कहेंगे ठोस या तरल के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या खाली पानी पीते हैं, चावल नहीं खाते हैं, फल खाते हैं कि नहीं। तो फल किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, द्रव रूप में दूध नहीं होता है। तो हम ठोस भी खाते हैं और द्रव भी खाते हैं, तो दोनों चीज ग्रहण करते हैं ना। तो हम मनुष्य भी आप प्राणी संपोषण में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना जी। मनुष्य हो गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या, मेढक, क्या मेढक, है ना। अमीबा, अमीबा भी यही करता है, ठोस पदार्थ भी खाता है और द्रव भी खाता है, ठीक है। पैरामीटर से हाँ वो भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, चलिएगा ईटीसी कर देते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन किसी ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। कोई परेशानी, चलिएगा ये हो गया। अब आपको आगे पढ़ना है प्राणी संपोषण, ठीक। अब थोड़ा पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, आप लोग इसको छोड़ देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बना देता है, ग्लूकोज। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। क्या बनाता है, ऑक्सीजन। और क्या बनाता है, जल। जल तो नहीं निकालता है, जल वाष्प निकालता है, जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी कि जब सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल वाष्प बनाता है। इस घटना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए तो आपको आता है, आराम से बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। ये CO2 है, ये जल है। अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना को घटित होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। अब कहेंगे क्या चीजों की जरूरत होती है, कुछ आवश्यक शर्त है, कुछ घटक हैं। जैसे कि पहला नंबर क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अब तीसरा का क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, है ना। और चौथा क्या चाहिए, जल। जल और दूसरा चीज चाहिए खनिज लवण। क्या चाहिए, मिनरल जरूरी है, ठीक है। अब मिनरल्स कहां से अलग से देंगे जी, नहीं, वो है ना जल के साथ ही, है ना, क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इन चार चीजों का होना क्या है, अति आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी, सूर्य प्रकाश नहीं हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण घटना नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं हुआ तो भी नहीं होगी, और जल खनिज लवण हुआ नहीं हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी। अब कहेंगे कैसे, देखिएगा, जल अगर नहीं हुआ तो पौधा रहेगा जीवित नहीं, सूख जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो उसके लिए जल का होना आवश्यक है। नहीं आपको लगे कि नहीं हमको प्रैक्टिकली करना है तो पौधा लगा दीजिएगा, उसमें पानी देवे नहीं कीजिएगा, गमला में पौधा लगा दीजिए, पानी नहीं दीजिए, तो पौधा क्या होगा, ऑटोमेटिकली सूख के मर जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल का होना आवश्यक है। और दूसरा क्या है,
सूर्य का प्रकाश, समझिएगा, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। दूसरा क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमको देखना है कि बताइए, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताइए या दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण की घटना के लिए, क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश का होना आवश्यक है, तब आप कैसे दिखाइएगा? एकदम इजी है। एगो आराम से पौधा लीजिएगा, एगो को धूप में रख दीजिएगा, एगो का अंधेरा कमरा में रख दीजिएगा, है ना, 15 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा या 1 महीना के लिए। 15 दिन के बाद देखिएगा कि दोनों पौधा में से किस पौधा में वृद्धि हुआ है। तो जो आप धूप में रखे हैं ना सर, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें वृद्धि अधिक हुआ होता है, और जो आपका घर के अंदर कोना कमरे, अंधेरा कमरा में था, उसमें वृद्धि कम हुआ है। इससे क्या साबित होता है कि सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्यों? क्योंकि जो अंधेरा कमरा में रखे थे उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं हुई, जो बाहर में रखे थे उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना हुई। इसी लेकर के, है ना, इसी लेकर के आपका अंधेरा कमरा वाला जो पौधा था उसमें वृद्धि नहीं हुआ, और जो धूप में रखा हुआ था उसमें वृद्धि हुई। आई बात समझ में? मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। अब बचा CO2 और क्लोरोफिल। देखिएगा, पहले हमको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। आप क्या कीजिएगा, क्रोटोन की एक चित्तीदार पत्ती ले लीजिएगा। क्रोटोन एक पौधा होता है जिसकी पत्ती में कलर होता है, ठीक है, हरा कलर रहेगा और किस तरह? पीला रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यही है पत्ती। आज गजब डिजाइन का बन गया नहीं जी, मान लेते हैं, मान लेंगे। अब इसमें मान लीजिए इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस तरह से, है ना, सब में अलग अलग का कलर है। कुछ जगह हरा है और कुछ जगह क्या है? पीला है। तो आप क्या कीजिएगा, एक पेन उठाइएगा और उसको चिन्हित कर दीजिएगा कि बाबू इधर हरा था और इधर क्या था? पीला। बीच में लाइन दे दिए, ठीक है। मान लीजिए इधर वाला हिस्सा हरा था, पीला था, और इधर वाला क्या था? हरा कलर था। चिन्हित कर दिए। अब आराम से इस बबुआ को गर्म पानी में, एगो टब लीजिएगा, इसमें गर्म पानी लीजिएगा, कड़कड़ा के गर्म कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। इतना गर्म करना है कि ये उबलना शुरू हो जाए, है ना, क्या हो? उबलना शुरू हो जाए। तो जब उबलने लगे पत्ती, तो आराम से उबलने के बाद इस पत्ती को क्या कीजिएगा? निकाल लीजिएगा, और उसे क्या करेंगे? अच्छा से कपड़ा से पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद इसको वापस से और टब में डालना है। उस टब में क्या रहेगा? एल्कोहल रहता है। क्या रहता है? एल्कोहल रहता है। एल्कोहलवा में पत्ती को फिर डाल दिए, और डाल करके क्या करेंगे? फिर गर्म करेंगे। एल्कोहल में क्या होता है पता है ना? हाँ, वही होता है, ठीक है। एल्कोहल में इसको डाल दीजिएगा। अब एल्कोहल में इसको डालने के बाद इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, गर्म करेंगे, तो फिर ये पत्ती, है ना, गुनगुनाना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा, पत्ती के उस हिस्से, जो हिस्से हरे कलर का था, है ना, मतलब उसमें क्लोरोफिल था, उसका कलर निकलना शुरू हो जाएगा, और किसमें घुल जाता है? एल्कोहल में। यानी पत्ती का हरा हिस्सा में जो क्लोरोफिल है वो एल्कोहल में क्या हो गया? घुल गया। क्या हो गया? इससे पत्ती क्या हो गई? रंगहीन हो गई। पत्ती का कलर खत्म हो गया। जब पत्ती का कलर खत्म हो जाए तो आराम से इसको ठंडाने दीजिएगा। उसके बाद पत्ती को निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसे कपड़ा से क्या कीजिएगा? पोंछ दीजिएगा, और उसको एक डिश में ले लीजिएगा, डिश बर्तन, है ना, बर्तन में ले लीजिएगा। उसके बाद उस पर क्या करना है? आयोडीन की कुछ बूंदे डालनी है। किसकी डालनी है? आयोडीन की। जब आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती है, तब आप देखिएगा कि जो भाग हरा कलर का था, देखिएगा जब इसमें पत्ती थी तो उस समय क्या था? कलर कोई नहीं था, सारा कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही रंगहीन हो गया पत्ती। अब जैसे ही उस पर हम आयोडीन की बूंदें डालेंगे ना, आयोडीन की बूंदें डाले तो वो बूंदें पूरा फैल गई पत्ती पे। तो जहां पे पहले क्लोरोफिल था, क्या था? क्लोरोफिल था, वो भाग एकदम गाढ़ा नीला कलर का हो गया। कैसा हो गया? गाढ़ा नीला कलर का हो गया। और जो भाग चित्ती वाला था, पीला कलर का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कैसा भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे कैसा हो गया? गाढ़ा नीला रंग का हो गया। इससे क्या साबित होता है कि मतलब जहां गाढ़ा नीला रंग है ना सर, वहां पे क्लोरोफिल अब नहीं है, पहले है ना। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल भी भाग लेता है। क्या करता है? लेता है। मतलब क्लोरोफिल नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। कोई दिक्कत? चलिएगा, अगला है CO2 वाला। आई बात समझ में ना, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। अब देखिएगा, अगला है CO2 कैसे जांच करेंगे सर? कैसे जानेंगे कि
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना क्या है, आवश्यक है। बहुत आसान है, देखिएगा क्या कीजिएगा, आराम से वो पौधा ले लीजिएगा, गमला में लगा हुआ है। देखिए हम पौधा बना देते हैं, पौधा बढ़िया से तो बनेगा नहीं हमसे, टेढ़ मेढ़ बन जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये गमला है ना, अब इसमें पौधा लगा हुआ है, दूध तीरी का, हाँ समझ लीजिए। ठीक है, एक और पत्ती ले लिया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस गमले में लगी पौधे के पत्ती को एक चौड़े मुंह वाले बोतल में बंद करना है। बोतल अब नहीं बन रहा है, इससे बन जाएगा, नहीं जी, ठीक है, इससे ठीक है। चौड़े मुंह वाले को बोतल लिए, इसको कॉर्क से क्या कर दिए, कस दिए। पत्ती लगले रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एगो बोतल में लेके बंद कर दिए, इस बोतल में क्या डालना है, एगो चीज डालना है, उस चीज का नाम है KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, अल्लाह नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया, ठीक है। अब डालने के बाद अब देखिएगा क्या होगा, अब इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये KOH क्या करेगा, सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके अंदर जो भी आपका CO2 होगा उसको क्या करेगा, सोख लेगा। मतलब CO2 खत्म हो गया ना जी, CO2 खत्म हो गया। अब इसको आराम से अंधेरा कमरा में रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे अंधेरे कमरे में। तो जितना CO2 बनेगा, सारा CO2 को ये KOH क्या करेगा, खींच लेगा, सोख लेगा। अब तो यहाँ CO2 बचा नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें हुआ नहीं, 4-5 दिन के लिए छोड़ देंगे, प्रकाश संश्लेषण की घटना इसमें नहीं हुई। अब इस पूरे गमले को उठा करके कहां रख देंगे, धूप में। कहां रख देंगे, बस जैसे धूप पड़ा, इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की घटना चालू हो गई, है ना। मतलब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना शुरू हो गया। तो अब क्या करेंगे, कुछ देर तक धूप में रखने के बाद इस पत्ती को काटेंगे, तोड़ लेंगे, है ना। तोड़ने के बाद अब इसका मुंह भी खोल देंगे, पत्ती को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब आराम से पत्ती को बाहर निकालने के बाद अब आप इसे फिर से फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, उबाल लेंगे। उसके बाद फिर इसके पत्ती को आराम से पोंछ लेकर के उसको एक डिश में रख देंगे। क्या करेंगे, डिश में रख देंगे। अब उस पत्ती पर क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। तो देखा जाता है कि इस पत्ती का वह हिस्सा जो बोतलवा के अंदर था, जो बोतल के और जो बोतल के, तो जैसे हम आयोडीन की बूंदें उस पर डालते हैं तो जो बोतल के अंदर वाला पत्ती था तो उस पर कोई प्रभाव, लेकिन जो बाहर था वह गाढ़ा नीला रंग का हो गया। किस तरह का हो गया, गाढ़ा नीला रंग का हो गया। तो गाढ़ा नीला रंग हो गया, मतलब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की घटना घटी, तब ना गाढ़ा नीला हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई प्रकाश की घटना नहीं घटी, प्रकाश संश्लेषण की घटना, इसलिए इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना आवश्यक है। आई बात समझ में, है ना इजी। बस यही घटना आपको अगर पूछ दे एग्जाम में तो वही लिखिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे एग्जाम में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से बहुत कुछ लिख दिए, ठीक है, अन्ना छोड़ दिए। अब बोलेंगे यहाँ हम कुछ और बताएं, वहां सर पूछ दिया कुछ और, तब कुछ और लिख के छोड़ दिए। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप समझिएगा पहले प्रश्न कह क्या रहा है, आराम से समझने के बाद आपको ऐसा नहीं है रट्टा मार के नहीं लिखना। जो चीज आपको हम समझाएं उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। किसने बोला बुक लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना। अच्छा एक बात बताए, हम किताब लग के बताए हैं नहीं ना जी, तो उसी तरह आप भी अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। आपको जैसा समझ में आया वैसे ही लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। देखिएगा अगला टॉपिक है अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, पहले जान लीजिए अमीबा किस प्रकार का जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। किस प्रकार का जीव होता है, एक कोशिकीय। याद रखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम, क्या है, अमीबा और
मीशियम। याद रखिएगा, अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एक गधा ऐसे टेढ़ मेढ़ जैसे मन तैसे रह लेता है, ठीक है। हाँ, लेकिन बड़ा होशियार होता है। इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोई दिक्कत? आई पैरामीशियम जो होता है एकदम चप्पल के जैसा होता है। हाउ चप्पल नहीं होता है, क्या बोलते हैं, हवाई चप्पल। हवाई चप्पल का पीछे वाला हिस्सा देखे हैं कैसे होता है? एकदम वैसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पैर में पानिएगा, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, यही होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल के जैसा, ठीक है। और अमीबा कैसा होता है? इसका कोई आकार नहीं होता है। ये अपने शरीर का कोई सा भी हिस्सा क्या कर देगा? अपने मन से बढ़ा देगा, अपने मन से घटा लेगा। अब कहेंगे सर अच्छा एक बात बताइए, तो भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो ये क्या करता है समझिएगा, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। पहले ध्यान से देखिएगा, यह अगर इसको पता चल जाए कि इस जगह पे हमारे लिए भोजन है, क्या है? भोजन है, तो ये बाबू साहब डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। क्या करता है? डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। ये इधर से अपना हिस्सा बढ़ाना, यानी शरीर का एक हिस्सा बढ़ाना शुरू कर देगा। इधर से भी एक अपना शरीर का हिस्सा बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। धीरे 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 बढ़ ले जाएगा, हिने से घेर लिया इसको। अब कहां जाएगा बाबू? अब कहां जाएगा तुम? इसको पता नहीं है, चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। अब धीरे धीरे इसको कम करते जाएगा। इधर से भी कम किया, इधर से भी कम किया, कम किया, कम किया, कम किया। अब कहां? अब तो तुम फंस गए बीच में। अब क्या कर लिया? इसको ग्रहण कर लिया। इधर वाला हिस्सा घट गया, इसका केंद्र का इस जगह पे आ गया, है कि नहीं? अमीबा ने इस भोजन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, किया कि नहीं? तो अब बताइए आप, अब आपका प्रश्न होगा कि सर किया किससे? तो अमीबा जब भी अपने भोजन के, अपने शरीर के हिस्से को जो बढ़ाता है ना, वो हिस्सा कूटपाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण किसके माध्यम से करता है? कूटपाद के माध्यम से करता है। अपने कूटपाद को बढ़ाता है और बढ़ा करके भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो अमीबा अपना भोजन अपने कूटपाद की सहायता से करता है। किसकी सहायता से करता है? कूटपाद की सहायता से करता है, ठीक है। यह अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। अनिश्चित आकार होने के कारण अपने के शरीर के किसी भी हिस्से को बढ़ा देता है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं, ठीक है। अब भोजन ग्रहण कर लिया, तो कहेंगे सर अमीबा में भोजन ग्रहण क्या होता है, पाचन कैसे होता है? तो अमीबा में जो पाचन की क्रिया होती है 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, और दूसरा होता है पाचन, और तीसरा होता है बहिष्करण। क्या होता है? बहिष्करण। अमीबा बड़ी होशियार है ना, ये क्या करता है? पहले घेर घार के भोजन को क्या कर दिया? ग्रहण कर लिया। यानी किसके माध्यम से? अपने शरीर के एक हिस्से को बढ़ा करके। कौन सा हिस्सा बढ़ाया? कूटपाद को बढ़ाया। कूटपाद को बढ़ा करके भोजन को अपने अंदर अधीन कर लिया। अब करने के बाद इसके भोजन का क्या होगा? पाचन। कहाँ होगा? रसधानी में। कहाँ होता है? भोजन का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद अब इसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, तो उस अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन या अपने शरीर के किसी भी हिस्से में वो छिद्र कर देगा। क्या कर देगा? उसी छिद्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। कोई दिक्कत? तो अपने अमीबा अपने शरीर के किसी भी हिस्से से एक छोटा सा छिद्र करके अपने अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। कोई दिक्कत? अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। किस प्रकार का जीव है? अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? अपने कूटपाद की सहायता से। कितने चरणों में इसका पाचन पूर्ण होता है? 3 चरणों में। कौन कौन? भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। कोई दिक्कत? चलिएगा। उसके बाद पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार किस प्रकार का होता है? चप्पल के आकार का होता है। कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अब हम आते हैं मनुष्यों में, ठीक है। किसमें आते हैं? मनुष्यों में। मनुष्यों में भोजन का पचना मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो देखिएगा, मनुष्यों में इसकी घटना घटने के लिए काफी चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा शरीर का जो हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है, तो सबसे पहली घटना होती है मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा मतलब मुख हुआ। मुख में सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? उसको चबाना पड़ता है, बिना चबाए पार कर देते हैं। जब भी कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? चबाना पड़ता है। तो चबाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दांत। मतलब सबसे पहले हमको पढ़ना होगा दांत के बारे में। किसके बारे में? अब आपको पता होना चाहिए, एक वयस्क मनुष्य,
किसके? एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। 32 दांत हो गए। अब 32 दांत, दांत कितने प्रकार के? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका, देखिएगा, 1 मिनट, अगला पहला होता है आपका कर्तनक। क्या होता है? कर्तनक होता है। इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। और दूसरा होता है भेदक। क्या होता है? भेदक। भेदक को हम बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। और तीसरा होता है आपका अग्रचौवर्णक। क्या होता है? अग्रचौवर्णक। अग्रचौवर्णक, इसको बोलते हैं हम प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और चौथा होता है चौवर्णक। क्या होता है? चौवर्णक, इसे बोलते हैं मोलर। कोई दिक्कत? ये दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसमें भेदक वाला जो दांत है ना, आप देखिएगा पहले के जमाने में क्या होता था ना, राक्षस लोग को दुगो अगुआ में बड़ा लंबा लंबा दांत होता था। वैसे हम लोग के मुख में भी होता है, ठीक है, लेकिन तनी साइज में छोटा होता है। लेकिन हमारे पूरे दांत से वह दोनों दांत बड़ा होता है। अब उसका काम क्या होता है सर? वो जो दांत होता है उसी को हम भेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदक कहते हैं। यह टोटल 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो होता है। ये चारों का काम क्या है? फाड़ना। क्या काम है? फाड़ना। आप अमरूद खाते हैं ना, तो जब अमरूद खाइएगा तो सीधा आगे वाला दांत से नहीं कटता है, तनी टेढ़ करके काटते हैं। इन्हें ले आइएगा, कचाक से मारिएगा, कट जाएगा, है ना जी। क्यों कट जाता है इसी जगह? सामने में क्यों नहीं कटता है? कारण यह है कि हमारा भेदक का काम है फाड़ना। तो अमरूद का जो हिस्सा लेते हैं उसको फाड़ने का काम कौन करता है? यह भेदकवा करता है, जिसका नाम क्या है? केनाइन है। क्या नाम है? कोई दिक्कत? ये क्या होते हैं? 2 गो ऊपर में 2 गो। कोई दिक्कत? इसीलिए देखिएगा, जब कितना भी कच्चा अमरूद रहे, अगर आपको उसको फाड़ना है तो सामने वाले दांत से फाड़ नहीं सकते हैं। तो किससे फाड़ते हैं? भेदक से फाड़ते हैं। ये भाला जैसा होता है, एकदम ऐसे करके घोंप देगा, दोनों में हो गया स्वाहा, ठीक है। कर्तनक का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। ये बबुआ क्या करता है? खाली काटने का काम करता है। जैसे सेब खाते हैं ना, तो सेब आसानी से आप आगे वाला में काट दीजिएगा, लेकिन कच्चा अमरूद को चबा के दिखाइए, बुझा जाएगा, अगला वाला को झंझनवा देगा, है ना जी। उसके बाद काटने का काम समझ गए, फाड़ने का काम समझ गए। अग्र चौवर्णक का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? चबाने वाला, है ना। तो ये भाई साहब चबाता है। और चौवर्णक का मतलब होता है पीसना। क्या होता है? भाई पीस देता है। तो जो भोजन खाते हैं आप लोग, चबा के पिसा जाता है ना, एकदम घोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? तब निकल जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? लिया, बस चबाया हुआ हल्का सा, बस भीतर कर दो जैसे तैसे ठेल ठाल के, है ना जी। तो भाई वो आपको नहीं कहा जाता है कि मनुष्य को खाना जो खाते हैं उसको चबाना चाहिए कितनी बार? कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग चबावे नहीं करते, है ना जी। तो चलो ऐसे, है ना, निगल जाता है। तो चबाने के बाद क्या देखिएगा, जब मुंह में आप खाना लीजिएगा ना भोजन जी, तो आपके मुख में लार ग्रंथि से लार निकलती है। मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। मुख में लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। उस लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वही एंजाइम्स आपका क्या करता है? भोजन को, है ना, हाँ, उसकी सांद्रता को बढ़ा देता है ना। तब देखिएगा वो जो एंजाइम्स होते हैं वहीं से उसको पाचन करने का काम शुरू कर। अब देखिएगा लार जो होता है ना, थोड़ा लसलसा टाइप का होता है। जब भोजन में जाएगा ना, तो भोजन को सना हुआ कर देगा, सान देगा। जीभ उसको मिलाने का काम करता है। जीभ क्या करता है? भोजन खाया उसको क्या करेगा? मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो जब आप उसको एंजाइम से मिल गया, अब उसको क्या करेंगे? जीभ से मिलाएंगे। देखिएगा जब भोजन आप ग्रहण कीजिएगा मुख में, तो आपको स्वाद उसका महसूस होगा। तो स्वाद कैसे महसूस होता है? जीभ जब बाहर कीजिएगा तो जीभ पर अंकुर टाइप का छोटा छोटा दाना होता है। क्या होता है? उस दाना का नाम है स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलियां, ठीक है। क्या नाम है? स्वाद कलियां। कोई भी स्वाद का अनुभव आपको वही कलियां कराती है, ठीक है। तो जीभ से हमको स्वाद का पता चल गया, एंजाइम्स उसमें मिल चुका है। अब क्या भेजना है? अंदर भेजना है ना।
तो जब अंदर जहां भेजते हैं वहां पे आपका, उसी को हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। उसी के माध्यम से भोजन कहां पहुंचता है? आपके शरीर के अंदर ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में पहुंचता है ना। याद रखिएगा, इस गला में एक जगह होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बबुआ बड़ा शैतान, यहाँ पे एक फाटक लगल होता है, नाक वाला और मुंह वाला का। जब भोजन ग्रहण करते हैं उने वाला बंद हो जाता है, और कभी कभी दोनों एक साथ खुल जाए तो ठीक है, गलती से बाहर निकल जाता है, समझे? तो इसी प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, जब भोजन गई कहां पे? ग्रास नली में। अब वो भोजन धीरे धीरे क्या करेगी? प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? आगे कहां? ले ग्रास नली से कहां? आमाशय में जाती है। कहां जाती है? कोई दिक्कत? चलिएगा, कभी कभी एक और चीज पूछ देता है कि मनुष्य के मुख में दांत जो अवस्थित होते हैं कहां अवस्थित होते हैं? तो जबड़े में अवस्थित होता है। याद रखिएगा, है जो है बोला जबड़ा है, इसी जबड़े में दांत होता है जी। कि गाल में दांत होता है? जबड़े में होता है। याद रखिएगा, दांत कहां अवस्थित होते हैं? जबड़े में व्यवस्थित होता है। कोई दिक्कत? चलिएगा, दांत पहले, इसके बाद कहां पहुंच गया खाना? आमाशय में। कहां पहुंच गया? आमाशय में। अब बताएंगे आमाशय की क्रिया, उससे पहले कुछ और चीजें जान लीजिए दांत के बारे में। ठीक है, आप देखते होंगे कभी कभी दांत आपके खराब हो जाते हैं। ठीक है ना? दांत खराब होने का क्या कारण है? जब दांत हमारा खराब हो जाए ना, तो उसे हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं। आप कहेंगे ये तो कोई सर लॉजिक वाला आंसर हुआ नहीं, है ना? दंत अस्थिक्षय वास्तव में होता क्या है पहले समझिएगा। दांत का खराब हो जाना मूल रूप से कहेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे वो समझिएगा, समझाएंगे कैसे। जब हम कोई भी मीठी चीज खाते हैं ना, इसलिए कहा जाता होगा बचपन में जो जितना ज्यादा मीठा चीज खाया बाबू ओकरे दांत खराब होता है। या फिर अभी भी आप अगर मीठा चीज खाएंगे, मुंह नहीं धोइएगा ना, तो आपका दांत क्या होगा? खराब हो जाएगा भाई, उसको सूचित नहीं करो, ठीक है? खराब हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा, तो याद रखिएगा, जो भी हम मीठी चीज खाएंगे तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? दांत साफ या फिर पानी से कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? दांत खराब नहीं होगा। जब भी कोई मीठी चीज खाते हैं तो मीठी चीज जो शर्करा युक्त होता है, क्या होता है? दांत के ऊपर चिपक जाता है। वो क्या होता है? दांत के ऊपर चिपक जाता है। अब दांत के सबसे ऊपरी हिस्से में दांत का सबसे कठोर हिस्सा पाया जाता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, ठीक है, पाया जाता है। उसका नाम होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। अब जो शर्करा युक्त पदार्थ हमारे दांत के ऊपर चिपक गया है ना, वो इनामेलवा को क्या कर देता है? नरम कर देता है। क्या कर देता है? नरम कर देता है, जिससे दांत में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है ना? जिसकी वजह से कोई दांत में छिद्र हो गया, अब आप खाना खाइएगा तो छिद्रवा में चावल जाके फंस जाएगा। अब वो चावल सड़ेगा तो उसमें कीटाणु होंगे, और वह जो कीड़ा हो जाता है ना, जो कहता है माय गॉड दांत दर्द दे रहा है, ओह, है ना? तो वही कारण वही है, समझ रहे हैं? तो मेन कारण क्या हुआ? दांत में गड्ढा हो जाने के कारण ही वैसा हुआ है। आई बात समझ में? चलिएगा, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप क्या करते हैं? सर अच्छा इसका उपाय नहीं बताइएगा, बीमारी तो बता दी, इलाजो बता दीजिए। तो बता देते हैं भाई, आपको मुंह हमेशा किस चीज से धोना चाहिए? हाँ, भस्म युक्त वाले पदार्थ से धोना चाहिए। अब आप कहेंगे भस्म किस में रहेगा सर? तो आप ब्रश के रूप, है ना, कोलगेट यूज करते हैं ना जी, तो कोलगेट में रहता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है नीम का दतवन। नीम के दतवन में, जो कि नेचुरली होता है, उसमें ऑलरेडी आपका बेस पाया जाता है, जो कैसा लगता है? तीता। उसी को हम कड़वा कहते हैं। नहीं धोते हैं, उसमें कड़वा होता है, कड़वा बोलते हैं, कड़वा, है ना? तो उसमें क्या है? वो तीता लगता है। एक तीता होता है, वो वाला तीता, मिर्चा पाउडर वाला तीता, वो नहीं तीता, वो तीखा होता है, ठीक है? ये तीता होता है। तो वो कड़वा जो है वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसमें भस्म पाया जाता है, ऑलरेडी उसमें भस्म होता है। देखिएगा, जितना मेडिकल वाला पौधा है उसका कोई ना कोई संबंध धर्म से जरूर होता है। नीम के पेड़ जो होते हैं उसका संबंध धर्म से है कि नहीं? है ना? तो याद रखिएगा, जिन सब पौधे से हमें नेचुरली फायदा मिलता है उसका संबंध सीधा धर्म से होता है। पीपल के पेड़, है ना, धर्म से संबंधित है कि नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ 24 आवर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इसलिए ना तो उसको आप काट सकते हैं ना उखाड़ सकते हैं, है ना जी?
नीम का दंतवन, उसको जल्दी कोई काट नहीं सकता है क्योंकि उसमें भस्म पाया जाता है, वह उससे ब्रश कीजिए आपका दांत चकाचक रहेगा, उसमें भी आपको है ना नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या है कि हर एक जो पौधे से प्रकृति को है ना नुकसान नहीं है, जब से ज्यादा फायदा है, इंसान को फायदा है, इस चीज को किससे जोड़ दिया गया? धर्म से जोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिएगा, ताकि आप उसको नुकसान ना पहुंचा, ये एक तरह से बेहतर चीज है ना, होना भी चाहिए। चलिएगा, अब आते हैं हम कहां पे? दंत स्थिच्छय समझ गए ना? तो उसमें क्या होता है? भस्म होता है, बेस होता है। तो भस्म क्या करता है? हमारे दंत स्थिच्छय के ऊपर जो आपका अम्लीय ऑक्साइड है, क्या कर शर्करा ये तो जो पदार्थ है दांत के ऊपर चिपक करके क्या बना देता है? उसको अम्लीय बना देता है। उस अम्लीयता को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? भस्म का प्रयोग करते हैं। और वह भस्म क्या करता है? धीरे धीरे उसको उदासीन कर देता है, और उदासीन करने के बाद हमारे दांत पूर्णतः क्या होते हैं? फिर से वापस ठीक हो जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब आते हैं, अभी हमने बताया कि मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है ना? तो याद रखिएगा, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि। क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरा होता है सब मैंडिबुलर। क्या होता है? सब मैंडिबुलर। और तीसरा होता है सबलिंगुअल। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब यहां से भोजन हमारा कहां पहुंच चुका है? अमाशय में। कहां पहुंच चुका है? अमाशय में। अमाशय, एक मिनट देखिएगा क्या होता है। अमाशय के पास पहुंचता है। अमाशय एक प्रकार की चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है। अब इस थैली के अंदर एक घटना घटती है। सबसे पहले आपका ग्रसनली से जो भोजन आता है ना, ग्रसनली में संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया होती है। संकुचन शिथिलन क्या होता है? सिकुड़ना, फैलना। इससे क्या होता है? भोजन आपका धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करता है। जैसे सांप जब किसी मेढक को खाता है ना, तो देखिएगा खाने के बाद उसका शरीर कहीं फूलेगा तो कहीं पचकेगा, कहीं फूलेगा कहीं पचकेगा। मतलब क्या हुआ? कहीं फैलता है कहीं सिकुड़ता है। तो इसी घटना को संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। ठीक है, तो जब संकुचन शिथिलन होता है तो हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी ही घटनाएं घटती है, लेकिन हमारे बाहर से इतना ढकल होता है कि पता ही नहीं चलता है ऐसा हो रहा है। रियलिटी में ऐसा होता है। तो क्या है, हाँ जी हाँ, हम लोग में भी होता है। लेकिन क्या है कि सांप का शरीर का आकार क्या होता है? पतला लंबा टाइप का होता है, तो इसलिए हमको बाहर से दिख जाता है। हम लोग का शरीर इतना भारी भरकम है कि दिख भी नहीं करता है ना जी, नहीं दिखता है। बाहर से ढकल है, मांस ढक के रखा है ना जी, तो नहीं दिखता है। अंदर घटनाएं तो घट रही है सेम उसी टाइप से। अब अमाशय में पहुंचती है। अमाशय में क्या होता है देखिएगा, अमाशय के अंदर जो भी भोजन जाता है, अमाशय का एक ही काम है, उसके अंदर आए हुए भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उसको नष्ट कर देना। क्या कर देना? आप क्या करते हैं? चावल खा लेते हैं, कुछ बाजार का सामान खा लेते हैं और अब ठीक भी रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? आप क्या आसान है? जितना भी बाहर से खाई हुई वस्तुएं होती है, सभी पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे जीवाणु उपस्थित होते हैं। चावल जो खाते हैं क्या करते हैं? बन गया तुरंत उसी में मुंह लगा देते हैं? नहीं ना जी, उसको थाली में लाते हैं, फिर परोस के खाते हैं, तब तक उस पर 1000 को जीवाणु बैठ जाता है। आप उसी को खा लेते भीतर, वो आपके शरीर के अंदर गया, वो क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा ना। तो उससे आपके शरीर को बचाने के लिए वहां अमाशय उपस्थित है। उसके अंदर एक खतरनाक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl अम्ल। याद रखिएगा, आपके अमाशय में एक प्रकार की ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का नाम होता है जठर ग्रंथि। क्या नाम होता है? उससे एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस। कौन सा रस बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। अब इस जठर रस में कई प्रकार के रस होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के रस होते हैं। तो अभी बताएंगे आपका कौन सा रस होता है। तो आपकी जो ये अमाशय होती है 3 हिस्से में बटी होती है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। पहले हिस्से का नाम होता है आपका कार्डियक। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? कार्डियक। और दूसरा, अगला हिस्सा को कार्डियक, और दूसरा हिस्सा होता है आपका फुंडी का, तीसरा हिस्सा होता है आपका पाइलोरिक। यानी आप सिंपल से याद रखिएगा, अगला का क्या होता है? कार्डियक, अब पिछला का पाइलोरिक। पौ से पिछला, पौ से पाइलोरिक, है ना, याद रखिएगा। पाइलोरिक का बीचवा वाला क्या हो गया? फुंडिक। क्या हो गया? फुंडिक। ये 3 हिस्से में बटा होता है। अब इस तीनों हिस्से से रस निकलता है, तीनों को हम बोलते हैं, मिल जाता है जब, तो उसको हम जठर रस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इन तीनों से निकलने वाला जो रस है उसका ध्यान दीजिएगा। तो पहला होता है बड़ा भाई, जिसको बोलते हैं म्यूकस रस। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जिसे हम बोलते हैं HCl अम्ल, है ना। उसके बाद तीसरा होता है जाइमोजिन। ठीक है, ये तीनों का काम क्या होता है? एक होता है बड़ा भाई जिसका नाम म्यूकस रस, दूसरा होता है HCl अम्ल, तीसरा होता है जाइमोजिन।
यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या करता है, पहले HCl अम्ल क्या करेगा, सबको मारने का काम करेगा। क्या करेगा, मारने का काम करेगा। मतलब वो पक्का AK-47 है ना लेके तैयार है। जैसे उधर से भोजन आया, उसमें देखा जहां जहां जीवाणु है, धड़ 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 बंदूक चलाना शुरू कर दिया, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब बंदूक चलाएगा तो कभी कभी गोली छिटक भी जाता है, तो अपनों को नुकसान हो सकता है। तो अपनों को नुकसान से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, म्यूकस रस है। क्या है, म्यूकस रस है। वो कहता है बाबू कंट्रोल में रहो, नहीं तो गलती से हमारे आमाशय की दीवार में लग गया ना तो फिर घाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट में आपका जलन होने का कारण क्या होता है, वही HCl अम्ल होता है। आप कभी कभी देखते हैं पेट में जलन होने लगा, है ना, तो किस लिए होता है, वही HCl अम्ल जलन देता है। अब कहेंगे सर HCl अम्ल कैसे जलन देगा, खाएंगे तब भोजन को मारते रहेगा तो फिर हमको गोली काहे लगेगा, जब दुश्मन है तो फिर हमको गोली क्यों लगेगा, दुश्मन को लगेगा। सर कभी कभी आप भूखे रह जाते हैं, रहते हैं, कभी कभी आप क्या करते हैं, खाना समय पर नहीं खाते हैं तो एसिड तो निकलते हैं ना। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो एसिड क्या करेगा, वो तो मारबे ना करेगा AK-47 लेके। अब वहां पे भोजन जीवाणु है ही नहीं तो किसको मारेगा, अपने आमाशय की दीवार को ही क्षति पहुंचाने लगता है। जब आमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाने लगता है तो आमाशय की दीवार में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सूजन, जिसे हम कहते हैं घाव हो गया, पेट में जलन हो गया, आज हम पढ़ने नहीं जा पाएंगे, आज क्लास छुट्टी मारो, सर को बकने दो, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, है ना। क्यों सर, आपने 3-4 दिन भूखे रहा, है ना। अब भूखे रहने के कारण जो आपका एसिड था उसने अटैक कर लिया, म्यूकसबा चिल्लाते रह गया कि भाई रुको रुको रुको, बोला हम की करें, खाना डलवाओ तब ना हम शांत रहेंगे, है ना। म्यूकस होता है उसका बड़ा भाई, वो क्या करता है, आपके आमाशय की दीवार को रक्षा करता है, लेकिन वो भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, जब तक खाना खाएंगे तबे तक, खाना खाइबे नहीं कीजिए, वो बर्दाश्त करेगा, नहीं करता है। इस वजह से आपके आमाशय की दीवार में सूजन हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसे आप कहते हैं पेट में अचानक दर्द देने लगना, पेट में, है ना, जलन महसूस होने लगना, जो भी है ये सारी घटनाएं आपका उसी के कारण होता है। ठीक है, कोई परेशानी, चलिएगा अगला होता है वो जाइमोजिन। जाइमोजिन एक प्रकार का ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, अरे भाई ये पाचन में काम करता है। ठीक है, ये जाइमोजिन जो होता है पाचन, म्यूकस रस से जो म्यूकस रस क्या करता है, आमाशय की दीवार को सुरक्षा करता है। अब पेप्सिनोजेन क्या करता है, देखिएगा एक एंजाइम बनाता है। ठीक है, एक एंजाइम बनाता है जो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है। प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है। और यह देखिएगा, ठीक है, यह धीरे धीरे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों के रूप में, है ना, शरीर उसका क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है। आपको जो अभी हमने बताया कि आमाशय की दीवार पे घाव हो जाता है तो उसी को हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, आप सुनेंगे अल्सर नाम की खतरनाक बीमारी होती है ना। तो अल्सर होने का मेन रीजन यही है, ज्यादा देर आप भूखे रहिएगा तो आपके शरीर में सूजन हो जाए, पेट में, आमाशय की दीवार में सूजन हो जाएगा, जिससे वो घाव बन जाएगा, आपको हमेशा दर्द देते रहेगा। तो वही धीरे 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 बढ़ करके क्या ले लेता है, अल्सर का रूप धारण कर लेता है। कोई परेशानी, चलिएगा। इसके बाद भोजन कहां प्रवेश करता है, छोटी आंत में। कहां प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, सॉरी 6 से 8 मीटर। कितनी होती है, 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई भले होती है 8 से 10 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी, 6 से 8 मीटर। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है, पूरे आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है, छोटी आंत। आप देखे होंगे एगो रस्सी टाइप का, तो बकरा वकरा काटते हैं ना जी, उसमें देखिए एगो रस्सी टाइप का लंबा कुछ निकलता है, वो है, समझे, वही है, समझे, छोटी आंत। तो उसी में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन। तो उसमें देखिएगा निकलेगा, है ना ठीक है, तो भोजन होता है। तो भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। अब छोटी आंत को भी 3 हिस्से में बांटा गया, पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है आपका इलियम। क्या होता है, इलियम। अब देखिएगा छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए, अगर नहीं पचता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर अगला हिस्सा में जाके पचेगा। तो पचने का सारा काम मूलतः रूप से कहां हो जाता है, छोटी आंत में ही। जो शेष नहीं पचा तो पित्ताशय, एगो पित्त की थैली होती है ना, एगो पित्त की थैली होती है, हाँ, नहीं, पित्त की थैली होती है, उससे एक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं, पित्त रस।
ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। पित्ताशय, पित्ताशय बोलते हैं, पित्त की थैली को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। इससे जो निकलने वाला रस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिएगा। पित्ताशय से कौन सा रस, पित्त रस। अग्नाशय से कौन सा रस, अग्नाशयी रस। कौन सा रस, आंत से आंत्र रस। कौन सा रस, आंत से आंत्र रस। ये 3 प्रकार का रस निकलता है, याद रखिएगा, है ना। चलिएगा, उसके बाद क्या होता है, लीवर की बारी आती है। किसकी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। ये करीबन कितना होता है, 1.5 किलो का होता है ना। लीवर में सेल डिवीजन ज्यादा होता है, इसलिए देखिएगा कोई चाकू वाकू घोपे ना तो लीवर में घोपवाइएगा, ठीक है। इन्हें उन्हें नहीं, या जानबूझ करके लीवर में डलवाइएगा, काहे, जल्दी ठीक हो जाइएगा। लीवर कहाँ होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। उधर गुहा के बाईं तरफ होता है, थोड़ा ऊपर, समझे। जहां किडनी होता है ना ऊपर नीचे, समझे, बाएं साइड, हाँ, ठीक है। तो उसके नीचे होता है लीवर, ठीक है। तो याद रखना, लीवर में चाकू घोप, अब जानबूझ के नहीं घोपाइएगा जी, पहले बचने का प्रयास कीजिए। अगर लगे तो गलती से कहां लगे, लीवर में। लीवर में लगेगा तो क्या होगा, हम लोग की जान नहीं जाएगी, है ना, जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। क्या होंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लीवर में सेल का डिवीजन ज्यादा होता है। आई बात समझ में, चलिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करता है, हम क्या बोले अभी, एक हमारे शरीर के अंदर पित्ताशय पाया जाता है, पित्त की थैली। वो पित्ताशय से जो निकलने वाला रस होता है, छोटा सा थैली होता है, इतनी को बटुआ टाइप का, समझ रहे हैं, उससे पित्त रस निकलता है। वो पित्त रस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, आपके शरीर में मोटापा अगर आपका ज्यादा नहीं है, इसका मतलब पित्त रस यानी पित्ताशय आपका ठीक ठाक काम कर रहा है ना। अब पित्त रस काम करना बंद कर दिया, नहीं निकले, तो आपके शरीर का धीरे धीरे क्या होगा, आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पित्त रस को बचा के रखिएगा भाई, ठीक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो मोटापा इतना फैल जाएगा, ठीक है, कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगेगा। फिर फैट्स क्या होता है, अगर फैट्स का पाचन नहीं हो, वसा का पाचन नहीं हो, तो कहां होता है, साइडवा में जमा हो जाएगा, इतना मोटा परत जम जाएगा, है ना। इसको लेके ढोना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जाते जाके जम जाता है, इस जगह पे, इस जगह पे पूरा चारों तरफ जाके जमा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, फैट्स है, जो आपके शरीर की सुंदरता को क्या कर देगा, बिगाड़ के रख देगा, आपको अजीब टाइप का लगेगा, है ना। अब लगेगा हमारे शरीर से भारी ना, ये है, दोनों है, चर्बी, चर्बी है, उसी को कहते हैं। फैट्स क्या है, वसा है, वही तो चर्बी है। जब वो वसा का पाचन नहीं होता है तो वो फैट्स को हमारा शरीर क्या करता है, बाहरी हिस्से में ले जाकर के जमा कर देता है। हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मोटे होने लगते हैं, है ना। आप सोचते हैं हमारा शरीर का आकार बढ़ गया, अरे भाई शरीर का आकार नहीं बढ़ गया, वो क्या है, मोटापा बढ़ गया आपका, ठीक है। खाना खाने से नहीं होता है, फैट्स वाली चीजें खाने से होता है। जिसका पाचन आपका जितना लिमिट है रोज करने का, उससे ज्यादा आपने फैट्स ले लिया, ज्यादा फैट्स लेंगे तो क्या करेगा, उतना पाचन नहीं कर पाएगा, तो वो फैट्स को कहीं साइड में ले जाकर जमा कर देगा, तो वही जमा कर देता है। तो ज्यादातर देखिएगा इस जगह पे जाके जमा हो जाता है। पुरुष में इसलिए नहीं बढ़ता है, कारण है कि गधा लोग इतना काम करता है ना, काम करते करते सब पिघल जाता है, सब क्या होगा, सब चर्बी पिघल जाता है। इतना हार्ड वर्किंग काम करता है ना, तो सबके शरीर में फैट्स जमे नहीं होगा, है ना, सब खत्म हो जाता है। अब शरीर में फैट्स कब जमा होता है, जब आप काम नहीं कीजिएगा। काम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, फैट्स एक जगह जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। तो जब आप काम कीजिएगा तो शरीर को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो ऊर्जा कहां से ग्रहण करेगा, जो आपने भोजन ग्रहण किया है वो ऊर्जा स्टोर रहती है। जब आप ऊर्जा वहां से खत्म हो जाएगा तो शरीर किसका उपयोग करने लगेगी, उसी चर्बी का उपयोग करने लगता है, कि जितना चर्बी ऊर्जा उसको भी खींच लो। तब धीरे 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 आपका मोटापा क्या होता है, घटने लगता है ना। इसलिए घटे उससे बेहतर है पहले ही खत्म कर दो ना भाई, बढ़ने ही नहीं दो, है ना। तो फैट्स वाली चीजों का इस्तेमाल हम क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा फैट्स की चीजें यूज कीजिएगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली बदरंग हो जाएगा, अजीब टाइप का लगेगा। आप लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग बचपन में कितना सुंदर थे, बहुत पतला थे, है ना, बड़ा मस्त हीरो जैसा लग रहे थे, है ना। और उसके बाद 25-30 साल हुआ, मोटा भैंसा जैसा हो गए, है ना। दूध तेरी के अपना, है ना, कहीं खड़ा भी है ना तो दूसरे के पेट में अपना पेट सट गया जाके। अजीब टाइप का लगता है कि नहीं लगता है। ट्रेन में सफर किए हैं, नहीं सफर किया आप लोग। हम ट्रेन में गए ना जी, एक मोटा मोटा आदमी, जहां एक बार जा रहे थे हम, है ना, क्या हुआ संजोग बस ऐसा हो गया कि हम बीच में खड़े थे, चारों तरफ से मोटा आदमी था। ये भाई सबका पेटवा जो है इतना बड़ा बड़ा था, हम डर से बोले भाई हमको ट्रेन से उतरने दो, आप लोग जाओ, हम दूसरी गाड़ी से चल जाएंगे, ठीक है। सब मोटा मोटा आदमी चढ़ गया है, गधा कहीं का मुंडी से बड़ा भारी, तो उसका पेट लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा पेट है सबका, है।
चलिए समझ गए ना। इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखिए, पेट बढ़ने नहीं दीजिएगा। मतलब वसा का पाचन होना जरूरी है, उतना ही वसा खाइए जितना वसा का पाचन पर डे हो सके। कोई दिक्कत? चलिएगा, तो वसा कहां से, वसा का पाचन करने वाला जो पित्त रस होता है कहां से निकलता है? पित्ताशय से। कहां से? पित्ताशय से। चलिएगा, अब अगली बारी है अग्नाशय की। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। इससे कई प्रकार के, ये क्या बोलते हैं इसको? नहीं भाई, भोजन का पाचन तो आंत में होता है ना? तो हाँ, तो उससे क्या है, इससे एक प्रकार ये निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, है ना, इस प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके अंदर प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद आती है बड़ी आंत की बारी। बड़ी आंत में क्या होता है देखिएगा, बड़ी आंत, जो भी आपके शरीर के अंदर भोजन पच गया, अब जो शेष बचा हुआ है सब भोजन अब कहां चला जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करता है, उसकी जो दीवारें होती है, अब जितना भोजन में पोषक तत्व है सबको वो क्या करेगा? खींच करके ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? खींच करके अवशोषित कर लेगा और शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाएगा। तो जब सब कुछ उससे खींच, गन्ना देखे हैं? गन्ना, गन्ना का मुंडी को चबा कर रस चूसते हैं ना जी, तो जब सब सारा रस ले लेते हैं तो क्या बचता है? उसका छिलका है ना, जो छिलका है तो खाली बचता है, उसमें कुछ होता नहीं है। तो जब सारा चीज उसका अवशोषित कर लिया गया तो बचा कुछ, तो उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार क्या करता है हमारे बड़ी आंत, उससे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करने के बाद क्या बच जाता है? अपशिष्ट पदार्थ। क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ। उसी अपशिष्ट पदार्थ को यह बड़ी आंत धकेल के कहां पहुंचा देता है? मलाशय में। कहां पहुंचा देता है? मलाशय में। और वह मलाशय से निकल करके मल द्वारा समय पर निश्चित समय अंतराल के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? चलिएगा, ये आपका हम बायोलॉजी के पहला चैप्टर पोषण का पूरा रिवीजन आप करा दिए, ठीक है। अब आपका इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। आपको बता दिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।